एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने मिशन 2024 को लेकर ओडिशा राज्य के रायगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया। लगातार बारिश से प्रभावित इस जनसभा में विजय मानकर ने पार्टी पदाधिकारियों को देश से जुड़े प्रमुख मुद्दों और आदिवासियों के दूसरे पीढ़ी के अधिकारों पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि एपीआई यह ज्ञान, विज्ञान और मानवता पर आधारित पार्टी है। यह मानव अधिकार, कानून और नीतियों पर आधारित पार्टी है। आदिवासियों के संदर्भ पर विचार रखते हुए धीमान मानकर ने बताया कि देश में आदिवासी वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले प्रकृति के आधार पर सभ्यता और संस्कृति बनाई है। यह बात मुझे जब समझ में आई तो इसी को लेकर मैंने आदिवासियों के दूसरे पीढ़ी के अधिकारों को संविधान में संशोधन कर लाने के लिए 2 बिल संसद को बनाकर दिए हैं। यह बिल देश के इतिहास में आदिवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। विजय मानकर ने आगे कहा कि देश में ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, साथ में SC/ST के सब प्लान की तरह ओबीसी का सब प्लान और रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी होना चाहिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें देश के लोगों के लिए काम करना है, उनकी सेवा करनी है तो कानून बनाने वाले, नीतियाँ बनाने वाले और संपत्ति का निर्माण करने वाले बनना होगा। इसीलिए राजनीतिक दल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विजय मानकर ने आगे कहा कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में एक नीति डिक्लेयर करने वाले हैं। यह नीति देश के 20 करोड़ गरीबों को मध्यम अमीर बनाने की है, जिसका कैलकुलेशन भी उनके द्वारा किया जा चुका है। यदि कोई अर्थशास्त्री इस विषय पर डिबेट या डिस्कशन करना चाहे तो वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो बारिश के बीच में ये सभा में डिस्टर्बेंस आया, आप लोग सब जानते हैं। उसके बावजूद जो है, बारिश होने के बावजूद जो भी समय बीच में मिला, अभी भी हल्की बारिश हो रही है, उसमें सभा में जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उन लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। ये बात दिखाती है कि उड़ीसा के अंदर में आप एपीआई को और कॉस्मोह्यूमनिज्म की नीतियों से एपीआई को आगे ले जाना चाहते हैं और एक बड़ी पार्टी बन के उड़ीसा में परिवर्तन लाना चाहते हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि इतनी तकलीफ़ों के बावजूद दूर दूर से आप लोग आए और अभी तक बैठे हुए हैं। मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्पेशली इस मौसम को ध्यान में रखते हुए जो है वो कोऑपरेट किया हुआ है। और पार्टी के जितने ऑफिस बेयरर्स यहाँ पर हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सेक्रेटरी है जतेंद्र साहू जी, जॉइंट सेक्रेटरी है छविलाल निहर जी यहाँ पर मौजूद है। बाकी स्टेट कमेटी के और भी लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लोग हैं, वो तमाम लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। काफ़ी सालों से रायगढ़ के लोग मुझे पूछा करते थे, पर्टिकुलरली ऑफिस बेयरर्स है, कि सर कभी रायगढ़ आएंगे कि नहीं आएंगे, कोरापुट आएंगे कि नहीं आएंगे। अनडिवाइडेड कोरापुट में सर कभी आएंगे या नहीं आएंगे, ये कई बार 5-6 सालों से वो मुझे बोल रहे थे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लोग मुझे बात बोल रहे थे। वैसे तो मैं, क्योंकि पार्टी 18 से 20 स्टेट्स में है एपीआई, और 18-20 स्टेट्स में हर जगह जाना संभव नहीं होता है, फिर हर डिस्ट्रिक्ट में जाना भी संभव नहीं होता है, तो सिलेक्टेड रीजन वाइज उसको देखा जाता है कि कहाँ की तैयारी अच्छी है। और यदि मैं रायगढ़ आया हूँ तो रायगढ़ तो मुझे आना ही था, लेकिन इसलिए भी आया हूँ क्योंकि पूरे उड़ीसा में रायगढ़ की कमेटी ही एक कमेटी ऐसी है जिसने जिला पंचायत में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को खड़ा किया हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पंचायत के जो इलेक्शन हुए उसमें जिला पंचायत में आप लोगों ने सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स खड़े किए, और यहाँ पर जो वोटिंग भी लोकसभा का है वो हमको काफ़ी अच्छा मिलते रहा है 2 लोकसभा के अंदर में। ये आप लोगों की मेहनत को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों की अच्छी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं जो है वो यहाँ पर जो है आया हुआ हूँ। आज कहने के लिए बहुत कुछ था मेरे पास, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया, लेकिन इम्पॉर्टेंट बातें मैं कहना चाहूँगा क्योंकि आज का ये कॉन्फ्रेंस ट्राइबल कॉन्फ्रेंस है, पब्लिक मीटिंग बेसिकली ट्राइबल कॉन्फ्रेंस है। और आप लोग ये जानते हैं कि एपीआई देश के लोगों की पार्टी है। ये विज्ञान, विज्ञान और मानवता पर आधारित पार्टी है। ये ह्यूमन राइट्स पर आधारित पार्टी है, वेरियस लॉज और पॉलिसीज़ पर आधारित पार्टी है। लेकिन इसको मैंने स्पेशली देश के ट्राइबल्स को डेडिकेट किया है, और देश के ट्राइबल्स को डेडिकेट करने के पीछे मेरा कुछ अपना अंडरस्टैंडिंग है। वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक तो देश के जो आदिवासी हैं, जो इस देश के एबोरिजिनल ट्राइब्स है, जो इस देश के इंडिजिनियस पीपल हैं, उन लोगों को जो राइट्स सेटल होने चाहिए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनते वक्त,
वो राइट्स पूरी तरह से सेटल नहीं हुए और वो आज भी अनसेटल्ड है। और उसका ये नतीजा है कि आज उनको जल जमीन जंगल से बेदखल किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। और ये एक, जब मैं एपीआई को बनाया और उसके पहले भी जब हम मूवमेंट को चला रहे थे, तो 2007 से सबसे पहले मुझे ये समझ में आया कि भाई देश में सभी लोगों की प्रॉब्लम्स है, लेकिन देश के आदिवासियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आदिवासी तो सबसे अच्छा इंसान है, वैसे तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन आदिवासी वो लोग हैं जो सबसे पहले इंडिया में जिन्होंने कल्चर बनाया, सभ्यता बनाई, और वो नेचर के आधार पे बनाई, ह्यूमैनिटी के आधार पे बनाई, कभी किसी का नुकसान नहीं किया। आदिवासी तो हरदम प्रकृति और मानवता के साथ जिए हैं। फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात मुझे बार बार खटकती थी। तो उसके बाद में जब मैं डीप में इसका स्टडी किया, और सबसे ज़्यादा ट्राइबल लोग आंदोलन में आए, ट्राइबल आज भी सबसे ज़्यादा पार्टी में ट्राइबल्स का बहुत बड़ा योगदान है। और फिर मैंने इसके ऊपर में इसका सलूशन निकालने के लिए स्पेशल काम करने की शुरुआत की। तो आप लोग सब जानते हैं कि मैंने भारत की संसद को ये 2 बिल्स बनाकर दिए हैं, ये उसका कॉपी है, और ये मैंने भारत की संसद को दिया है। पार्लियामेंट्स टू द बिल, इट इज नॉट जस्ट अ पिटीशन और रिप्रेजेंटेशन, दे आर द एग्जैक्ट बिल्स, एंड दिस बिल्स एनविसेज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में सकारात्मक पॉजिटिव संशोधन करने के ये बिल्स हैं, और ये बिल्स का क्या आश्रय है ये महत्वपूर्ण है, जिसको समझने की जरूरत है। जो यूनाइटेड नेशंस का 169 आईलो कन्वेंशन है, एंड यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल 2007, ये 5 चीजें कहता है। कौन सी 5 चीजें कहता है? जल, जमीन, जंगल, जिसको आप कॉमन भाषा में कहते हैं, उसको कहता है लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेस, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। यानी जो आदिवासियों की जल, जमीन, जंगल है, और वो जो आदिवासी की संस्कृति है, उसको आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉज में, पॉलिसी में रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और वो स्वामित्व, वो अधिकार उनको देना चाहिए। ये इसकी मूल आशय, मूल भावना है। हमारे संविधान बनते वक्त जो आदिवासी को एबॉरिजिनल ट्राइब नहीं माना गया, नहीं लिखा गया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। इस बात पर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, और उसके वजह से जो यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, तो वो बातें होने में इंडिया में दिक्कत हो रही है। और अभी भी आदिवासियों को जल, जमीन, जंगल की मालिकियत नहीं मिल रही है। कई जगह से रिपोर्ट्स आती है कि भाई माइंस लगी, इंडस्ट्री लगी, लेकिन वहाँ आदिवासियों की जमीन चली गई, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। जबकि मेरा ये मानना है, मैं पहला लीडर हूँ इंडिया का जिसने इस बात को कहा कि यदि आदिवासी जल, जमीन, जंगल का मालिक है, और ह्यूमन राइट्स भी इसकी बात करते हैं, तो ये जो भी प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, माइंस और जो इंडस्ट्रीज लग रही है, उसमें 15-20% का शेयर होल्डर ये आदिवासी को बनाया जाना चाहिए। ये मेरा सबसे बड़ा एक प्लान था, एक मेरा एस्पेक्ट था। उस बिल्स का मैंने प्रोविजन किया, और मुझे खुशी है इस बात की कि धीरे धीरे क्यों ना हो। अब जब पैसा रूल्स पे मैंने 26 जनवरी 2021 को भी पिटीशन किया 11 राज्यों को, तो अब धीरे धीरे ये बात होने लगी है कि नहीं भाई, आदिवासी जो है वो उनको मिनरल राइट्स दिए जाने चाहिए। ऐसी बात कई गवर्नर्स कर रहे हैं, कुछ जगह से मिनिस्टर्स लोग कर रहे हैं, और इस तरह की बात जो देश में शुरू हुई है, अगर देश में आदिवासी को ये राइट्स मिलते हैं तो उसमें एपीआई का सबसे बड़ा योगदान होगा। मैं आदिवासियों के विषय में आज इतना ही कहना चाहूँगा कि हम अपने कंट्री को भारत कहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भारत से पहले गोंडवाना था, भारत से पहले गोंडवाना था। यानी जो हमारा जो ट्राइबल कल्चर है वो सबसे एंशिएंट कल्चर है, और जब यहाँ पर कोई नहीं था इंडिया में, तब यहाँ के आदिवासियों ने वो सभ्यता बनाई, और इंडिया का नाम जिसको हम भारत कहते हैं एक्चुअली गोंडवाना था। और इसलिए ये नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में अमेंड होके आना चाहिए। ये भी मेरा एक सोच है, लेकिन अभी मैं इस पर काम नहीं किया। जब मैं संसद में जाऊंगा तो जरूर इस पर काम करूंगा, और मेरी ये चाहत रहेगी कि इंडिया को गोंडवाना के नाम से पूरी दुनिया जाने। और इसलिए आप अगर बैनर पर भी पढ़ेंगे तो एक स्लोगन मिलेगा, नया उड़ीसा बनाना है, महान गोंडवाना बनाना है। क्या स्लोगन है? नया उड़ीसा बनाना है, महान गोंडवाना बनाना है। तो साथियों, आदिवासियों के संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूँगा। दूसरी बात, ये पार्टी जो है वो तमाम लोगों की है, देश के विज्ञान और ज्ञान पर आधारित है, मानवता पर आधारित है, समाधानों पर आधारित है, ह्यूमन राइट्स पर आधारित है। नया नीति अभिवचन का
वर्जन जो है अभी रिलीज हुआ है, आप लोग सब इसको पढ़ेंगे। पुराना जो था उससे थोड़ा एडवांस होकर ये आया हुआ है। ये कॉपीज यहाँ पर आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, ले सकते हैं, और मैं स्टेट कमेटी के लोगों को दूंगा। आप लोगों को एक बात ये समझने की जरूरत है, सभी लोगों को। अब जैसे ओबीसी का इशू है, जतेंद्र जी ओबीसी के विषय में बोल रहे थे, मैं देश में शायद उन पहले लीडर्स में हूँ जिसने इस बात को कहा था। 5-6 चीजें कि भाई ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। ओबीसी के लिए बजट में जैसे एससी/एसटी का सब प्लान है वो बनना चाहिए, पॉइंट नंबर 2। प्रमोशन इन रिजर्वेशन होना चाहिए, ओबीसी का रिजर्वेशन प्रमोशन में होना चाहिए, ये तीसरी बात कही थी। और उसके साथ और बहुत सारी बातें जोड़ के कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए महिलाओं को, ओबीसी के जो है उसके लिए ओबीसी के पॉलिटिकल रिजर्वेशन का भी प्रोविजन करना पड़ेगा। आप सब लोगों को एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पार्टी के लोगों को और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कि वी हैव टू बिकम लॉ मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स, वेल्थ क्रिएटर्स एंड वेलबींग ब्रिंगर्स। यानी हमें कानून बनाने वाले बनना होगा, न्याय नीतियां बनाने वाले बनना होगा, संपत्ति का निर्माण कर संपत्ति का वितरण करने वाले बनना होगा। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज बहुत है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अगर ज्ञान विज्ञान पर आधारित ना हो, अगर मानवता पर आधारित ना हो, सबके अधिकारों का और विकास की उनको नॉलेज ना हो, उस पर वो काम ना करे, तो फिर लोगों का, परिवारों का और देश का उद्धार नहीं होता। तो इसलिए इंडिया को स्टैंडर्ड पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है, सामाजिक संस्थाओं की, धार्मिक संस्थाओं की जरूरत नहीं है। अगर वो रहते हैं, करे अपना काम, उसमें दिक्कत नहीं है। बट इंडिया में जब तक जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी है अमेरिका की, या लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है जापान की, या सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से यूरोप की, या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उस लेवल की स्टैंडर्ड पॉलिटिकल पार्टी जब तक इंडिया में नहीं बनेगी, इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री नहीं होगा। और मेरा ये दावा है, ये मैं कहता हूँ कि अगर कॉस्मो ह्यूमनिज्म की नीतियाँ अगर देश में लागू की जाए और मेरी सरकार यदि बने, तो 20 सालों के अंदर हम अमेरिका और चाइना के बराबर आ सकते हैं। इतना जो पॉलिसी का सलूशन एपीआई के पास में है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को जिला कमिटीज बनाना पड़ेगा, डिवीजन कमिटीज बनाना पड़ेगा, सेक्टर और बूथ कमिटीज बनाना पड़ेगा, और इलेक्शन को सीरियसली लड़ना पड़ेगा, जनता की प्रॉब्लम्स पर काम करना पड़ेगा, इन नीतियों के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये बात जो है वो संभव है। मैं आप लोगों से, फिर बारिश शुरू हुई है, फिर ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप नॉलेज के बेस पर इनको समझिए, साइंस के बेस पर इसको समझिए। कोई बात नहीं, आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बारिश से कुछ भी नहीं होगा, कैमरे को छतरी दीजिए आप। तो मैं तो मुझे कुछ नहीं होता, मैं इंडिया में जाता हूँ, इतना काम करता हूँ। थैंक यू, आपने लाई, लेकिन कैमरे को ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, मेरे से ज़्यादा। मैं तो इतना इंडिया में बनाया 20 स्टेट्स में, तो मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आप नॉलेज बेस पर इस चीज़ को समझिए, साइंटिफिकली समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इंडिया में हर कोई जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, संप्रदाय और राज्य की बात कर रहा है। इंडिया में कोई ये नहीं कह रहा है कि नहीं नॉलेज डेवलप होना चाहिए, साइंटिफिक थिंकिंग आना चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई मानवता से हर व्यक्ति का, हर परिवार का, हर कम्युनिटीज का जो है, हर स्टेट का जो है डेवलपमेंट होना चाहिए। तो अनलेस एंड अदरवाइज यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ये पॉलिसीज की थोड़ा नॉलेज लेवल पर यदि आप नहीं समझेंगे, इसमें अगर आप आगे उसको डेवलप नहीं करेंगे, तो आप उड़ीसा एक अच्छा स्टेट होने के बावजूद, यहाँ के लोग बहुत अच्छे होने के बावजूद आप आगे नहीं जाएंगे। इसलिए इन नीतियों को आप साइंटिफिकली समझने का प्रयास कीजिए, नॉलेज बेस पर समझने का प्रयास कीजिए। इसके लिए रीडिंग बहुत नेसेसरी है। आप जितना पॉलिसी पार्टी का लिटरेचर है उसको पढ़िए, मेरे बुक्स को पढ़िए, और भी पढ़िए आपको जो पढ़ना है, और इसको साइंटिफिकली समझकर पार्टी को बड़ा कीजिए। उड़ीसा में हमको आगे जाना है, और 2024 के जो चुनाव है, 2024 के चुनाव में उड़ीसा में एपीआई को एक बड़ी पार्टी करके हमें इमर्ज करना है। स्टेट इलेक्शन में भी और नेशनल इलेक्शन में भी उड़ीसा में पार्टी एक बड़े लेवल पर आना चाहिए। आप लोग सब जानते हैं कि 2024 में मैं भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूं, और 2024 में अगर आपकी समझदारी रही और आपका साथ रहा तो मैं पार्लियामेंट जरूर जाऊंगा। ये बात मैं आप लोगों को जो है वो कहना चाहता हूं कि आपकी समझदारी और साथ रहा तो मैं पार्लियामेंट जरूर जाऊंगा।
शायद इस बात का दुख रहेगा कि मैं उड़ीसा से पार्लियामेंट नहीं गया। ये आप लोगों पर डिपेंड करेगा कि मैं पार्लियामेंट, क्योंकि उड़ीसा एक पहले स्टेट्स में है जो आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं आप लोगों को भी पार्लियामेंट देखना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के लिए भी वो सब मेहनत करूँगा, आप लोगों को जिताने के लिए मैं अपना समय दूंगा, मैं मेहनत करूँगा। आप लोग जो है तैयारी कीजिए, और यदि मैं पार्लियामेंट पहुंचा और मेरे साथ जो जो चल सकते पार्लियामेंट वो एक ही सीटें प्रिपेयर करे। मैं सिर्फ इतना बात करना चाहता हूं कि यदि मैं पार्लियामेंट पहुंच गया तो विजय मानकर एक तरफ और 750 सांसद एक तरफ, विजय मानकर एक तरफ, 750 सांसद एक तरफ। और अभी तो मैं पार्लियामेंट में नहीं हूं, तो मोदी जी को केवल राहुल गांधी जी को फेस करना पड़ रहा है। तो राहुल गांधी जी इज अ सॉफ्ट टारगेट, वो सॉफ्ट टारगेट है फेस करने के लिए। लेकिन जिस दिन विजय मानकर से नरेंद्र मोदी का सामना होगा, उस दिन जरूर उनको नानी का दूध याद आ जाएगा। इतनी बात मैं कह सकता हूँ, जरूर कह सकता हूँ इस बात कि उनके नानी का दूध उनको याद आ जाएगा। और उनकी नानी का दूध उनको याद आए ना आए, लेकिन मेरा वो मकसद नहीं। मेरा ये मकसद है कि इंडिया का हर व्यक्ति, हर परिवार, हर स्टेट, हर कम्युनिटी ये आगे जाना चाहिए, डेवलप्ड होना चाहिए। ये पॉलिसीज में इतनी ताकत है कि 20 इयर्स में हम इंडिया को चाइना अमेरिका के बराबर ला सकते हैं। हम 20 इयर्स में, अगर मेरी सरकार बनती है इंडिया में, तो 20 सालों के अंदर हम अमेरिका चाइना के बराबर आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए धर्म से नहीं होगा, जाति से नहीं होगा, संप्रदाय, भाषा, राज्यवाद इससे ही नहीं होगा, परिवारवाद इससे नहीं होगा। ज्ञान, विज्ञान और मानवता से आगे जाना पड़ेगा। किस चीज से आगे जाना पड़ेगा? ज्ञान, विज्ञान और मानवता से। इस बात को समझना पड़ेगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक नई नीति डिक्लेयर करने वाला हूं। उस नीति को मैं कटिंग एज पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस कह रहा हूं। उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूं केवल आज, डिटेल आंकड़े में ये बाद में दूंगा। देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को, ध्यान से सुनिए क्योंकि उड़ीसा में बहुत गरीब परिवार है, 10 करोड़ गरीब परिवारों को, इंडिया के 28 करोड़ से कम, थोड़ा 28 करोड़ से कम परिवार है, टोटल फैमिलीज है, उसमें 10 करोड़ पुअर फैमिलीज है या गरीब जैसी फैमिलीज है। आज देश आजाद हुआ तब गरीबी थी, उसके बाद में नेहरू जी आए, उसके बाद इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी जी ने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ। गरीब हट गए लेकिन गरीबी नहीं हटी अभी तक। क्यों? फिर नरेंद्र मोदी आए, वो कहे नहीं मैं अगर जीत गया तो मैं तो फॉरेन का पैसा लाके सबको दे दूंगा और 15 लाख रुपए मिल जाएगा और आप लोगों का अच्छा हो जाएगा, हर इंडिविजुअल को। लेकिन मैं इस तरह की अनसाइंटिफिक बात नहीं कहूंगा, इस तरह की फुजुल की बात नहीं करूंगा। लेकिन मैंने कैलकुलेशन किया है। क्या कैलकुलेशन किया है कि हमारा जो जीडीपी है 247 लाख करोड़ का जीडीपी है नॉमिनल प्राइसेस में। अभी मैं उसको इन्फ्लेशन फैक्टर इन नहीं कर रहा हूं। और 7% ऑन एन एवरेज इंडिया का जीडीपी आने वाले 10 सालों तक ग्रो करेगा। प्लस माइनस 1% का स्कोप हरदम रहता है, बट 7% ऑफ द जीडीपी का ग्रोथ होगा। अगर अच्छी गवर्नमेंट रही तो 8 to 10% भी ग्रो हो सकता है। इंटरेस्टिंग बातें हैं, बारिश में भी सुनना है। तो अगर इसका जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाए तो एपीआई की एक नई नीति में डिक्लेयर करने वाला हूं कि 10 सालों के अंदर, ध्यान से सुनिए, एक साल में नहीं, एक दिन में नहीं, 10 सालों के अंदर ये जो 10 करोड़ परिवार है उनको हम गरीबी से बाहर निकाल के मध्यम रूप से अमीर बना देंगे, मिडिल रूप से अमीर बनाएंगे, मिडिल रिच। उसका कैलकुलेशन मैंने कर लिया है, सारा आंकड़ा मैंने कैलकुलेट कर लिया है। और ये जो मैं आंकड़ा कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको इंडिया के इकोनॉमिस्ट लोगों के साथ मैं डिबेट कर सकता हूँ, इंडिया को प्रूव कर सकता हूँ। और अगर ये पॉलिसी लागू हो गई तो 10 साल में ये 10 करोड़ परिवार मध्यम रूप से अमीर हो जाएंगे। इसका डिटेल मैं आपको केवल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आज यदि मैं डिटेल बताऊंगा तो दूसरी पार्टी वाले चुरा लेंगे और अपना स्टैम्प लगा के बोलेंगे ये हमारी पॉलिसी थी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के 3 महीना पहले जनवरी 2024 में मैं इसको आंकड़ों के साथ डिक्लेयर करूंगा और ये भारत में टर्निंग पॉइंट होगा। देश के गरीबों को अमीर बनाने का पहला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। गरीबी केवल हटाने का नहीं, उनको अमीर बनाने का पहला टर्निंग पॉइंट होगा। वो मैं 2024 के नीति अभिवचन में डिक्लेयर करूंगा आंकड़ों के साथ। ये पॉलिसी और इंडिया को चाइना अमेरिका के बराबर लाने की जो तमाम पॉलिसीज है उनके ऊपर हम काम करेंगे। उड़ीसा के हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी कोई भी हो, हमको भेदभाव नहीं करना है, सबको मानवता की दृष्टि से देखना है।
वो डेवलपमेंट करेंगे। और मैं आपको दावे से कहता हूँ, आज बारिश हुई है, काफ़ी दिनों के बाद आया, मैं इसके पहले भी उड़ीसा आना चाह रहा था। आप लोग कुछ मीटिंग्स को कंडक्ट करने में थोड़ी देरी की, लेकिन अभी आप लोग तैयार हो जाए, मैं उड़ीसा बार बार आऊँगा, आप लोगों को फिर से गाइड करूँगा। और 2024 में हमको उड़ीसा में कुछ अच्छा करके दिखाना है, उसके लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाए और तैयारी कर लीजिए। और कोरापुट की ये पार्लियामेंट की जो सीट है, कोरापुट, नवरंगपुर और कालाहांडी, ये तीनों लोकसभा को जीतने की तैयारी करें। किसकी तैयारी करें? जीतने की तैयारी करें। और इसके अंदर के असेंबलीज को भी आप जीतने की तैयारी करें। ये आप तैयारी करें, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय दूंगा और प्रॉपर फोरकास्ट और पूरा सीजन को देख के हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। आज बारिश आ रही है, मैं ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, तो आप लोगों ने इतने बारिश में दूर से आए और मेरी बात को सुना। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आप लोगों के बीच में आज यहाँ हूँ। ज़्यादा लोग होते तो और अच्छा मज़ा आता, आज बारिश नहीं होती तो, पर कोई बात नहीं, आई विल कम नेक्स्ट टाइम ऑल्सो हियर। और मैं फिर डिटेल में आप लोगों को गाइड करूँगा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना। आज का ये बड़ा कॉन्फ्रेंस था तीनों पार्लियामेंट का, तो ये मेरे लिहाज से जो एक मैसेज देने के लिए काफ़ी है। जोहार, जय सेवा, मोदवेडची गोंडवाना। जोहार, जय सेवा, मोदवेडची गोंडवाना। जय विज्ञान, जय इंसान, जय मानवाधिकार। थैंक यू।